हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। केमिस्ट्री करेंगे, रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ये विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर इंटर लेवल होगा, बिहार दरोगा या अन्य स्टेट में भी जो SI का एग्ज़ाम होते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो PCS के एग्ज़ाम होंगे, या BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि कहीं भी जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर PCS और IAS में पूछ दिए जाते हो तो पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, रिपीट भी होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकार्बनिक रसायन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अरासायनिक रसायन से संबंधित कथन और कारण का प्रश्न है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। ठीक है। और कारण क्या है? किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये सही है। ठीक है, कारण सही है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, ये सही है। तो कथन गलत है, परंतु आर जो है सही है। मतलब ए गलत है और आर सही है। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सामान्यतः घटती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ध्यान रखेंगे इसको। तो कथन ए गलत जबकि कारण आर सही है, इसलिए डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही होंगे तो वो देखना है। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, तो ये गलत है। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, ये गलत है। और तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है, तो ये सही है। और किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो ये भी गलत है। दूसरा सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, कम नहीं होता है, बढ़ता है। और किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है, ये दूसरा सही था। और आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, तो ये गलत था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ कम बोल रहा था, यहाँ बोल रहा है बढ़ती जाती है, तो ये सही है। और वहाँ पे गलत था तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो वो बेसिक और एसिडिक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म बेसिक और एसिडिक है। ठीक है, बेसिक और एसिडिक, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथी समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। ठीक है, ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ए आंसर होगा। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72% और कैल्शियम
0.65% तथा कार्बन 0.6% पाया जाता है। तो भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन सबसे अधिक 46.8% और उसके बाद सिलिकॉन 27% के आसपास। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 46.8% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, 46.8%, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद सिलिकॉन 27.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो है वो सिलिकॉन है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 में जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विश्व यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो वो है हाइड्रोजन। अगर यूनिवर्स पूछा जाए, निम्नलिखित में विश्व मतलब यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो हाइड्रोजन है। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। ध्यान रखेंगे इसको। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो 100 तत्व पृथ्वी पर अभी तो बढ़ गए हैं, देखते हैं। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। वर्ष 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। नवीनतम तत्व अनसेप्टियम वर्ष 2010 में अनसेप्टियम वर्ष 2010 में खोजा गया था। प्रश्नकाल के समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, अतः विकल्प डी उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन अभी 2014 के आसपास 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर, तो इनमें हीरा जो है मूल तत्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप क्रिस्टलीय अपरूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। लेकिन हीरा जो है, हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप क्रिस्टलीय अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट जो है ये कार्बन है। ठीक है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं, खनिज, अयस्क से संबंधित गुण धर्म और उपयोग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे।
धातुएं, खनिज और अयस्क से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो धातु तत्वों के लिए इनमें से हो जाएगा 2882। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए इनमें से आ जाएगा 28, 287, 288। तो इनमें से 2882 हो जाएगा धातु तत्वों के लिए। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक संलयन 28 नियॉन तथा 288 आर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे जो क्रियाशील धातु है इनमें से 4 ऑप्शन में से सोडियम, कैल्शियम, आयरन, लोहा, पोटेशियम। तो इनमें पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। डी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम के सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम Na, कैल्शियम Ca और आयरन Fe। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में है। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेशियम के का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो इनमें से सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का समूह में कौन सा है? तो लिथियम और ऑस्मियम है। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम। यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु इनमें, तो लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी। तो बी आंसर हो जाएगा। विकल्प में प्रदत्त धातुओं के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एवं घनत्व निम्नानुसार है। तो देखिए, लिथियम का इनमें से परमाणु भार क्या है? तो लिथियम का 6.941 और ऑस्मियम का कितना है? तो इनमें से ऑस्मियम का हो जाएगा 190.23। ठीक है, तो इनमें से लिथियम और ऑस्मियम सबसे हल्की और सबसे भारी है। स्पष्ट है कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सबसे कठोर जो तत्व है हीरा है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो हीरा है सबसे कठोर तत्व। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? तो इनमें से सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन है। तो इनमें से कौन, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? तो इनमें से प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। ठीक है, प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। सी। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे अधिक सबसे कठोर धातु है। ठीक है, और हीरा जो है सबसे अधातु में हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इनमें से बहुत कठोर और बहुत तन्य जो है नाइक्रोम है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम। कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर एवं तन्य नहीं है।
कास्ट आयरन कठोर तो है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। और टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। और नाइक्रोम अंग अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य होता है। ठीक है, नाइक्रोम जो है अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक होने के कारण तन्य होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो है यूरेनियम, ध्यान रखेंगे इसको, ए आंसर हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 तथा समान इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, चांदी, इनमें यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु यूरेनियम है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती की रासायनिक संरचना है, ए आंसर हो जाएगा। मोती की रासायनिक संरचना तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए, मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट और 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन है। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एर्गोनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट के ही बोलते हैं, और 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के मुख्य अवयव जो हैं एर्गोनाइट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। एर्गोनाइट जो कि कितना 85% होता है मोती में। कैल्शियम कार्बोनेट या इसी को एर्गोनाइट बोलते हैं, वो 85% होता है। और कांचियोलिन 0 से 10% होता है। तो मोती का मुख्य अवयव क्या है? एर्गोनाइट और कांचियोलिन है, बी आंसर हो जाएगा। मोती के मुख्य अवयव जो है एर्गोनाइट और कांचियोलिन है। मोती मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती मुख्य रूप से। ठीक है, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। माणिक्य एवं नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप है। माणिक्य एवं नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। तो ये सही है, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। और धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, नहीं ये नहीं, ये गलत हो गया। तो ए सही परंतु आर गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सही परंतु आर गलत, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से पता चलेगा। सोडियम एक नरम चांदी के समान, सोडियम जो है एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती। इसको मिट्टी के तेल किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का उपयोग करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सामान्यतः 3 तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है: सोडियम लैंप, मरकरी लैंप और प्रतिदीप्ति लैंप। सोडियम लैंप, इससे पीली रोशनी निकलती है, और मरकरी लैंप, इससे श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। ठीक है। और प्रतिदीप्ति लैंप में फ्लोरेसेंट लैंप या प्रतिदीप्त लैंप में इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है, क्यों प्रयुक्त होती है सोडियम वाष्प लैंप? तो सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। बी आंसर हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसी कारण से बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो पारा वाष्प तथा आर्गन है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है पारा वाष्प तथा आर्गन है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रतिदीप्ति नली फ्लोरेसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारा वाष्प, मरकरी वेपर और आर्गन गैस भरी होती है। कभी कभी जिनॉन, नियॉन तथा क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को किसमें घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो इनमें से किसी में नहीं। ठीक है। सोने को अम्लराज एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। ठीक है। सोने को अम्लराज या एक्वारेजिया में घोला जाता है। ठीक है। देखिए स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, परंतु अम्लराज एक्वारेजिया 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरोऑक्रिक अम्ल, ठीक है, क्लोरोऑक्रिक अम्ल HAUCl4 बनाता है। ठीक है। ये किसमें घोला जाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया में, मतलब 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में घुलकर क्लोरोऑक्रिक अम्ल या ये HAUCl4 बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। ठीक है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, बी आंसर हो जाएगा। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में, ठीक है, स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूंकि यह बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है क्या? तो अति मुलायम खनिज या टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है।
अति मुलायम खनिज या टाल्क या सोप स्टोन मुख्यतः जो है मैग्नीशियम सिलिकेट है। डी आंसर हो जाएगा। अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है किसका? तो कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट का। ए आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है तो कैल्शियम सल्फेट का ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट, अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र CaSO4 ½ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, CaSO4 ½ है, CaSO4 × ½ है, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसका सूत्र जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 ½ इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है आप लोग को पता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, मतलब कि ½ इसमें होता है। ध्यान रखेंगे, ½ होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और ½ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, CaSO4 ½ जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, वह उसी को डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। बी आंसर हो जाएगा, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। बी आंसर होगा। माइका है, माइका क्या है? तो माइका जो है ऊष्मा का चालक, माइका जो है ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, माइका क्या है? तो ऊष्मा का चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, अब्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होती है। ठीक है, अब्रक या माइका जो होता है इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। और देखिए, अब्रक की पारधुतिक शक्ति, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधारित्र, कैपेसिटर तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अब्रक किस में? तो विद्युत उद्योग में प्रयोग होगा। ठीक है, निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक जो है इनमें पारा है। ठीक है, पारा, पानी, ईथर और बेंजीन में पारा इनमें सबसे अच्छा विद्युत का, ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इनमें से पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक हो जाएगा इन सब ऑप्शन में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो ताप पर साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो इनमें से जल, पारा, बेंजीन और चमड़ा में ऊष्मा का सर्वाधिक अच्छा चालक पारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पारा होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखिए, पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है? तो उच्च संचालन शक्ति है इसकी। पारा का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति है इसमें। ठीक है, इसलिए तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है पारा का। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च, लगभग 356.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण निम्न हैं। किस कारण से पारा का उपयोग किया जाता है तापमापी में? तो यह अपारदर्शी, पारा जो है अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है और इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। और पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित करता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से अगर भाप गुजरेगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया किस पे नहीं होगा? तो एल्यूमिनियम के ऊपर। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से? तो एल्यूमिनियम के ऊपर से, ये आंसर हो जाएगा। जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ये आंसर हो जाएगा। लोहा जिससे प्राप्त होता है, तो लोहा किससे प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट से प्राप्त होता है, डी आंसर हो जाएगा। लोहा किससे? तो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है
और पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे कि हेमेटाइट से लोहा, मोनाजाइट से थोरियम और पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इनमें से कौन जिससे मैच होगा? ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक इसमें से कौन है? तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च जो संचालक है वो है चांदी। और ये तो आपको पता है कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक मतलब चालक चांदी ही है। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम इनमें हो जाएगा। और सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु क्या है? तो पीट कर बढ़ाई जाने वाली धातु जो है वो है स्वर्ण है। ठीक है, स्वर्ण, सोना। और ऊष्मा का न्यून संचालक जो है, तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो है इनमें से सीसा है। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ध्यान रखेंगे कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था शुद्ध में सोना मुलायम, बहुत तन्य तथा अकाहत वर्ध धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है होता है। सीसा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक विद्युत चालकता हीरा, चांदी, ग्रेफाइट और लकड़ी में चांदी की चालकता सबसे अधिक है। इनमें बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए इनमें से बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट Al2O3 2S2O एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिण फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने में बॉक्साइट अयस्क है? तो निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का। ठीक है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने में बॉक्साइट धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, बी आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। और पिच ब्लेंड से क्या पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, ग्रेफाइट से कार्बन और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और अर्जेंटाइट से चांदी। अर्जेंटाइट से क्या? तो चांदी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब अयस्क हैं, जैसे कि पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, कार्बन का अयस्क ग्रेफाइट और बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, और अर्जेंटाइट जो है चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ये कौन सा एक सही है? तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यही सही है।
न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बोर्दो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। यशत सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो इनमें से बी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव हैं अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आर्द्रका। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक एब्रेसिव्स की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अविलीय कण शामिल होते हैं। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतल सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल तथा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल का और D2O मतलब भारी जल का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इनमें से कौन से सही होंगे। भंजन, तो भंजन पेट्रोलियम का, भंजन पेट्रोलियम का, और प्रगलन किसका, तो ताम्र का। ठीक है, प्रगलन ताम्र का। और हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा का। ठीक है, खाद्य वसा का हाइड्रोजनीकरण। और वल्कनीकरण से रबर। ठीक है, वल्कनीकरण से रबर बनता है वल्कनीकरण से। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा बनता है, और प्रगलन से ताम्र, और भंजन से पेट्रोलियम। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला, ये मिलान सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भंजन क्रैकिंग की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन स्मेल्टिंग तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। और हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थों में बदल दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन ही है। ठीक है, हीरा जो है कार्बन ही है। और संगमरमर कैल्शियम से, संगमरमर। और बालू क्या है, तो सिलिकन, बालू सिलिकन। और माणिक्य क्या है, तो माणिक्य है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम से। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, और डी का तीसरा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था। ठीक है, हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय
जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइड कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संघटक सिलिका SiO2 है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संघटक एल्यूमिना Al2O3, साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो इनमें से जल से हल्का क्या होता है? तो सोडियम जो है जल से हल्का होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरता है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? घनत्व का अवरोही क्रम, तो इनमें सोना सबसे ज़्यादा घनत्व, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात का। ठीक है, इनमें सोना का सबसे ज़्यादा, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात का घनत्व अवरोही क्रम में है। सबसे ज़्यादा सोना का है, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात। बी आंसर हो जाएगा। देखिए सोना का 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर और पारा का 13,534 किलोग्राम प्रति घन मीटर और इस्पात का 7,870 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। ठीक है, घनत्व के अनुसार है। सोना का सबसे ज़्यादा, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात। इस प्रकार विकल्प में दिए गए पदार्थों का घनत्व अवरोही क्रम सोना, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।